नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, जीएस में हम पढ़ रहे हैं भूगोल अर्थात ज्योग्राफी। और इस ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे पवन तंत्र। पवन तंत्र पर आधारित आज हमारी अंतिम क्लास है, क्योंकि हमने कल की क्लास में डोलरम, अक्षांश और स्थानीय पवनों को देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे स्थायी पवनें और मौसमी पवनें, और इसी के साथ हमारे टॉप 30 प्रश्न, और फिर हमारे इस चैप्टर का समापन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और चलते हैं स्थानीय पवनों की ओर। जैसे कि आपके सामने है, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि हमारे भूगोल में 3 प्रकार की मुख्य पवनें मानी गई हैं, जिसमें से 2 प्रकार की आज हमें पढ़नी है, स्थानीय पवनें और मौसमी पवनें। एक प्रकार की पवन जो स्थायी पवनें हैं, जो व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें हैं, उनको हमने कल देखा था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्थानीय पवनें कहते किसे हैं। देखो, आपके सामने लिखा है कि स्थानीय पवनें वे पवनें होती हैं जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। इनके नाम में ही इनका अर्थ छिपा है। स्थानीय अर्थात लोकल विंड्स, जो पूरे वैश्विक धरातल पर ना पाकर किन्हीं विशेष स्थानों पर पाई जाती है, इसलिए इनको कहते हैं स्थानीय पवनें। और इनका कारण क्या है? इनका कारण यह है कि तापमान का अंतर हमारे धरातल पर पाया जाता है, जैसे कि स्थल और समुद्र का जो प्रभाव है वो भी पाया जाता है, और पर्वतीय क्षेत्र आदि के कारण ये स्थानीय पवनें चलती है और नियमित रूप से बहती है। बात करें इनके प्रभाव की, तो देखो, केवल स्थानीय स्तर पर ही होता है इनका प्रभाव। इनकी दिशा और इनकी प्रकृति मुख्य रूप से स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको सामान्य सा अर्थ बताया स्थानीय पवनों का। अब हम चलते हैं कौन कौन सी मुख्य स्थानीय पवनें हैं जो हमारी परीक्षा में पूछी जाती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कुछ प्रमुख पवनों को जो स्थानीय पवनें हैं, और आपके सामने ये रही पहली स्थानीय पवन आपके सामने है लू। इसको कौन नहीं जानता, हमारे भारत में भी चलती है और भारत के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ हिस्से में भी चलती है। तो देखो, आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है स्थानीय पवनों के आधार पर, वो ये पूछा जाएगा कि ये बताइए या तो किस स्थान पर चलती है, इस आधार पर पूछा जाएगा, या किस समय चलती है, वो पूछा जाएगा। और ये जो पवन है ये कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, गर्म है, शुष्क है या ठंडी है, और फिर इसका प्रभाव क्या होगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी या अच्छी होगी, जलवायु के लिए कैसी पवन है। तो इन्हीं आधार पर आपके प्रश्न बनते हैं स्थानीय पवनों के आधार पर। तो इसी हेडिंग्स के साथ मैंने इनको समझाने का प्रयास किया है। देखो, जैसे कि लू, इसका स्थान की बात करें तो ये उत्तर भारत और पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्रों में चलती है। कौन से समय में चलती है, किस समय में चलती है? तो मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में चलती है, अप्रैल से जून तक इसका समय माना गया है। और इसकी प्रकृति की बात करें तो अत्यंत गर्म और शुष्क पवन है। और इसके प्रभाव की बात करें तो इसके प्रभाव से हीट स्ट्रोक और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पहली स्थानीय पवन थी जिसका नाम है लू। इसको हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमारे देश में भी चलती है। तो आगे चलते हैं, दूसरी पवन देखते हैं कौन सी हमारे सामने पवन है, और वो है फोन पवन। ये फोन पवन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ चलती है, तो एक पर्वत है यूरोप में जिसका नाम है आल्प्स पर्वत। मैं आपको बता दूं, इस आल्प्स पर्वत को एल्प्स पर्वत भी कहा जाता है। तो ये इस एल्प्स पर्वत के आसपास चलती है। इसका ये स्थान है फोन पवन का। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आल्प्स पर्वत है ये कहाँ पर है, तो ये यूरोप में है, और यूरोप में भी मध्य यूरोप में है। इस एल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर किसी को पता हो तो बताइए जरा, कमेंट कीजिए। आल्प्स आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लैक, जो कि फ्रांस में है। चलिए, हमारा ये मुद्दा नहीं है, बस मैंने आपको एक अतिरिक्त जानकारी दी। हम पढ़ रहे हैं स्थानीय पवन, और एक को हम पढ़ चुके हैं लू, और अभी दूसरी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फोन। ये फोन की बात कर रहे हैं, ये आल्प्स पर्वत पर पाई जाती है जो कि यूरोप में है, और इस आल्प्स पर्वत को एल्प्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके स्थान के बाद इसकी प्रकृति कैसी है। तो देखो, ये गर्म और शुष्क पवन है। फोन जो पवन है ये गर्म और शुष्क पवन है, जो पर्वत की ढलान से नीचे उतरते समय तापमान बढ़ा देती है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव इसका यह पड़ता है कि बर्फ जल्दी पिघलाती है, और खेती के लिए ये लाभदायक है। लू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी, लेकिन ये जो फोन पवन है ये हमारी खेती के लिए भी लाभदायक है। आगे तीसरी जो लोकल पवन है अर्थात स्थानीय पवन, उसका नाम है सिरोक्को। बात करते हैं ये कहां पाई जाती है सिरोक्को। तो ये सिरोक्को पाई जाती है जो सहारा मरुस्थल हमने कल देखा था। सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तरी भाग में स्थित है, 10 से अधिक देशों में स्थित है। तो ये सहारा मरुस्थल से दक्षिण यूरोप की ओर चलती है सिरोक्को। इसका नाम है सिरोक्को। इसकी प्रकृति की बात करें तो ये गर्म और धूल भरी पवन है,
प्रभाव इसका कहाँ-कहाँ पर पड़ता है, तो खेती और स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल का मतलब है नकारात्मक, अगर अनुकूल होगा तो सकारात्मक। तो देखो ये जो सिरोक्को है, ये बहुत ही मुख्य स्थानीय पवन है, क्योंकि इसको अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सहारा मरुस्थल से दक्षिण यूरोप की ओर जाती है, और दक्षिण यूरोप में की भी अगर हम बात करें तो इटली देश में जाती है, वहां पर ये लाल वर्षा करती है, लाल पानी के साथ, जिसको कहते हैं रक्त वर्षा। देखो अगर मैं आपको मैप पर समझाना चाहूँ, अगर मैं महाद्वीप मेरे पास था अफ्रीका महाद्वीप, मैं आपको अगर मैप पर बताना चाहूँ, ये रहा अफ्रीका महाद्वीप। थोड़ा-सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। जी, चलिए देखो हमारे पास ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इस अफ्रीका महाद्वीप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सिरोक्को पवन है, जो स्थानीय पवन है सिरोक्को, तो ये सहारा मरुस्थल को छोड़ के, मैंने बताया भूमध्य सागर पार करके इधर यूरोप में जाती है, दक्षिण यूरोप में, और दक्षिण यूरोप में भी ये इटली में जाती है, और यहाँ पर बीच में ये भूमध्य सागर पड़ता है। तो चूंकि ये शुष्क और गर्म हवा है, तो भूमध्य सागर को पार करते समय ये आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और जब आर्द्रता ग्रहण कर लेती है तो कुछ इसको धूल भी रास्ते में इधर मिलती है सहारा मरुस्थल में। तो यहाँ से धूल भरे कण और यहाँ से भूमध्य सागर से इसको आर्द्रता मिल जाती है, और इटली में जाकर, जिसको दक्षिण यूरोप कहते हैं, मतलब दक्षिणी यूरोप में एक देश है इटली, वहां पर ये लाल वर्षा करती है, और इस रोग को कहते हैं कि रक्त वर्षा करने वाली स्थानीय पवन कहलाती है। एक बात तो ये मैंने आपको बताया, ये सहारा से होकर भूमध्य सागर पार करके इटली देश में लाल कलर की वर्षा करती है, कारण क्योंकि धूल और पानी यहाँ से भूमध्य सागर से ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण इटली में वर्षा करती है। एक बात। दूसरी बात, ये जो सिरोक्को नदी है, सॉरी नदी नहीं पवन, ये जो सिरोक्को पवन है, ये पवन अलग-अलग देशों में अलग-अलग नाम से जानी जाती है। जैसे कि मैं यहीं पर आपको बताना चाहता हूँ, कुछ देश हैं जहाँ पर इसके अलग-अलग नाम हैं। जैसे एक देश यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश आपको नजर आ रहा होगा, ट्यूनीशिया। ये रहा सबसे ऊपर। मैं जरा इसको एक बार इरेज कर लूं। देखो एक देश है यहाँ पर ट्यूनीशिया, ये रहा ट्यूनीशिया यहाँ पर, और एक देश है यहाँ पर लीबिया, एक है इजिप्ट, और एक है यहाँ पर सूडान। ये 4 देश है अफ्रीका में। इन चारों देशों में ये जो सिरोक्को पवन है, इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये ट्यूनीशिया देश है, इस ट्यूनीशिया देश में इस सिरोक्को पवन को चिली के नाम से जानते हैं, चिली, चिली। और ये जो लीबिया है, लीबिया में इसको बोलते हैं गिबली। लीबिया में इसको क्या बोलते हैं? गिबली। आप थोड़ी-सी जगह कम है तो मैं इसको 1 सेकंड रुकिए गाइस। कभी-कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो सिरोक्को पवन है, सिरोक्को पवन को किस देश में क्या बोला जाता है? आपको मिलान करने के लिए बोल देंगे, या आपसे देशों का नाम देकर बोल देंगे कि बताइए इस पवन का इस देश में क्या नाम है। तो मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो ट्यूनीशिया देश है, इस ट्यूनीशिया देश में सिरोक्को पवन को चिली कहते हैं, और ये जो लीबिया देश है, इस लीबिया देश में इस सिरोक्को पवन को बोलते हैं गिबली, गिबली। और ये जो इजिप्ट है, जिसको मिस्र कहते हैं, इस मिस्र में इसको कहते हैं खमसिन, खमसिन। और ये जो इधर सूडान है, इस सूडान में इसको कहते हैं, 1 सेकंड में इसको मिटा देता हूं पहले। चलो, ये जो सूडान देश है, सूडान में इसको बोलते हैं हबूब, हबूब। तो ये हमने सिरोक्को जो स्थानीय पवन है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। सबसे पहले तो मैं देखो फिर से वही स्लाइड पे चलता हूँ, थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस सिरोक्को पवन को इटली में रक्त लाल, या अर्थात रक्त वर्षा करने वाली पवन कहते हैं, क्योंकि लाल कलर की वर्षा करती है, और ये उत्तरी सहारा से होकर गुजरकर भूमध्य सागर पार करके इटली में वर्षा करती है, और वहां पर लाल रंग की वर्षा करती है, जिसके कारण इसको रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। रक्त वर्षा वाली पवन सिरोक्को। तो आपसे कभी कभी प्रश्न बन जाएगा कि रक्त वर्षा कौन सी पवन करती है और कहां पर करती है? तो रक्त वर्षा करती है सिरोक्को, और कहां पर करती है? तो आप कहिएगा इटली में करती है। इटली कहां पर है? इटली है यूरोप जो महाद्वीप है उसके दक्षिण में आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है इटली। तो ये इटली में रक्त वर्षा करती है, पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है इसके बारे में। और दूसरा फैक्ट, इस सिरोक्को को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पहला देश है ट्यूनीशिया,
ट्यूनीशिया में इसको चिली कहते हैं। आप लिख लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूँ। दूसरा देश है लीबिया, लीबिया में इसको गिबली कहते हैं। और तीसरा देश है मिस्र, जिसको इजिप्ट कहते हैं। मिस्र में इस सिरोको को कहते हैं खमसिन। और चौथा देश है सूडान, सूडान में इसको कहते हैं हबूब। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसलिए आपको मैप पर बताने का प्रयास किया। ट्यूनीशिया में सिरोको को चिली कहते हैं, लीबिया में इसको गिबली कहते हैं, मिस्र में इसको खमसिन कहते हैं, और जो सूडान है, सूडान में इसको हबूब कहते हैं। चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट्स जानते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया ये सहारा मरुस्थल से दक्षिण यूरोप की ओर जाती है। इसकी प्रकृति गर्म और धूल भरी पवन ये ग्रहण कर लेती है, और प्रभाव इसका खेती और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरोको बहुत ही मुख्य पवन हमारे लिए, और ये एक स्थानीय पवन है। आगे चलते हैं। मिस्त्राल एक पवन का नाम है। चौथी पवन हमारे सामने है, जिसका नाम है मिस्त्राल। देखो, इसको हिंदी में तो वैसे मिस्ट्रल बोलते हैं, मिस्ट्रल, पर इंग्लिश में इसको ये लिखा जाता है MISTRAL। तो इस मिस्ट्रल को मिस्त्राल भी कहीं कहीं लिख देते हैं, क्योंकि आजकल हमारे देश में जो पेपर बनाया जाता है वो अंग्रेजों द्वारा बनाया जाता है। ब्लैक अंग्रेज आज भी हमारे देश में है। वो अंग्रेजी में पेपर बनाने के बाद हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका नाम इंग्लिश में ये है मिस्ट्रल। इसको जब ट्रांसलेट करा जाएगा तो यही आएगा मिस्त्राल, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं ये मिस्ट्रल। तो आपको ध्यान रखना होगा, मिस्ट्रल इसका नाम है, लेकिन इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये आएगा नाम मिस्त्राल। इसका स्थान की बात करें, ये कहां पर है, ये कहां पर है स्थानीय पवन? तो ये फ्रांस के रोन घाटी एक क्षेत्र है, भूमध्य सागर की ओर, वहां पर ये पाई जाती है। इसकी प्रकृति ठंडी होती है, और हल्की सी तेज बहने वाली हवा, और हल्की सी ठंडी, हल्की सी शुष्क। समय की बात करें तो शीत ऋतु में अधिक प्रभावी होती है। शीत ऋतु में बहुत ज्यादा चलती है, जैसे हमारे यहाँ गर्मी में हमारे देश में लू चलती है, लेकिन ये जो मिस्त्राल या मिस्ट्रल है ये शीत ऋतु में चलती है। चलिए अगली पवन है चिनूक। देखो, आपसे प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए ये जो स्थानीय पवनें हैं ये कहां कहां पर पाई जाती है। 3-4 तरह से प्रश्न बन जाते हैं, या तो इनके स्थान के आधार पर, या इनकी प्रकृति के आधार पर कैसी है, गर्म है या ठंडी है, या इनके मौसम के मतलब समय के आधार पर किस समय में चलती है। तो उसी आधार पर मैंने आपको फैक्ट दिए हैं। देखो, ये जो चिनूक नदी है, चिनूक नदी बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, ये पवन हम पढ़ रहे हैं स्थानीय पवन। तो ये जो चिनूक पवन है इसके स्थान की बात करें तो ये रॉकी पर्वत पर बहती है। रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और इसकी जो प्रकृति है वो गर्म और शुष्क होती है। आगे बात करते हैं चिनूक के बारे में। इसका जो प्रभाव है, देखो इसको बोलते हैं स्नो ईटर। स्नो ईटर क्यों बोलते हैं? जब ये रॉकी पर्वत से पवन नीचे उतरती है तो बर्फ पिघला देती है। बर्फ जो जमी रहती है वहां पर रॉकी पर्वत के नीचे, जहां पर लोग निवास करते हैं, तो रॉकी पर्वत से जब पवन नीचे उतर के आती है तो हल्की सी गर्म होती है, शुष्क होती है, जिसके कारण बर्फ पिघल जाती है। और ये बर्फ तेजी से पिघलता है, जिसके कारण जो कृषि है उसमें सहायता मिलती है। तो इसका प्रभाव, इसको बोलते हैं स्नो ईटर, अर्थात बर्फ खाने वाली। कौन सी? चिनूक। एक और मुख्य स्थानीय पवन आपके सामने है, जिसका नाम है हरमट्टन। देखो, इस हरमट्टन को हरमट्टान भी कहते हैं। ये भी बहुत ही मुख्य पवन है। इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं, इसको गिनी पवन भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम है। डॉक्टर पवन भी इसी को कहते हैं, गिनी पवन भी इसी को कहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए वो कौन सी स्थानीय पवन है जिसको डॉक्टर पवन कहते हैं या जिसको गिनी पवन कहते हैं। तो इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं और इसको गिनी पवन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी हम बातें करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कहां पर पाई जाएगी। तो ये भी सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर जाती है। देखो, अगर हम अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे, जैसे कि ये रहा हमारे सामने, अफ्रीका महाद्वीप से इधर गिनी तट आपको कहीं पर मिलेगा। ये हमारा इक्वेटर है, तो अफ्रीका महाद्वीप से इधर गिनी तट की ओर बहती है ये, सहारा से गिनी की तट, गिनी तट की ओर। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गिनी पवन। इसलिए इसका नाम रख दिया गिनी पवन। और इसको डॉक्टर पवन क्यों कहते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये समझते हैं इसकी प्रकृति शुष्क और धूल भरी होती है। लेकिन ये जो गिनी तट पर जाती है, गिनी तट पर जाने के बाद इसको डॉक्टर पवन कहते हैं, डॉक्टर विंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आर्द्रता पाई जाती है। जैसे ही ये हवा वहां पर पहुंचती है तो आर्द्रता को सोख लेती है, जिसके कारण जो व्यक्ति वहां पर रहते हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं, उन्हें राहत फील होती है। जो गिनी तट का एरिया है वहां पर बहुत ही ज्यादा हुमस पाई जाती है, इसको आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं। तो जैसे ही ये हरमट्टान पवन वहां पर पहुंचती है तो वहां के जो निवासी हैं उनको राहत फील होती है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा आर्द्रता वातावरण में होती है जिसके कारण उनको दिक्कत होती है,
तो इस पवन के पहुंचने के कारण वो आर्द्रता कम हो जाती है, क्योंकि ये वायु उसको सोख लेती है और जो लोग हैं, वहां के रहने वाले जो निवासी हैं, उनको अच्छा फील होता है। इसलिए इसको कहते हैं डॉक्टर पवन। डॉक्टर विंड इंग्लिश में कह देते हैं, हिंदी में बोलते हैं डॉक्टर पवन। तो देखो, इस हरमट्टन के मैंने आपको 2 नाम और बताए। एक नाम तो गिनी पवन और एक नाम डॉक्टर पवन। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर पवन किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पवन हमारे सामने है बोरा। ये भी एक स्थानीय पवन है। कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है एड्रियाटिक सागर के तटवर्ती क्षेत्र पर। और इसकी प्रकृति की बात करें तो ये ठंडी और तेज शुष्क पवन है। अगली पवन हमारे सामने है नार्वेस्टर। नार्वेस्टर की खास बात क्या है? इसका स्थान है न्यूजीलैंड में और ये गर्म और नमी से भरी हुई पवन होती है। नार्वेस्टर आपसे पूछा जाएगा कहां पर पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इसकी प्रकृति गर्म और नमी भरी होती है। प्रभाव की बात करें तो अचानक तेज बारिश और तूफान लाती है। नार्वेस्टर अचानक तेज बारिश और तूफान का निर्माण कर देती है। तो आपसे कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कौन सी नार्वेस्टर पवन है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो मतलब कौन सी पवन है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है? तो नार्वेस्टर। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रमुख पवने हैं जिन पर प्रश्न बनते रहते हैं। ये स्थानीय पवने हैं, जैसे कि काल वैसाखी हमारे भारत की पवन है, जैसे कि लू। और ये काल वैसाखी, सबसे पहले इसके नाम को समझते हैं। इसका नाम काल वैसाखी क्यों पड़ा, चलिए अभी बाद में बात करेंगे। हमारे भारत में कहाँ पाई जाएगी? स्थान की बात करें तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में मुख्यतः ये काल वैसाखी आती है। एक पवन का नाम है काल वैसाखी। समय की बात करें कब चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय अधिकतर देखी जाती है। इसकी प्रकृति की बात करें तो नमी से भरी होती है, आंधी और गरज चमक के साथ वर्षा करती है। मतलब अपने साथ आंधी लाती है और चमक और गरज के साथ वर्षा भी लाती है, तूफान भी लाती है। और इसका प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव फसलों पर बहुत ज्यादा नकारात्मक पहुंचता है। देखो, इसका नाम काल वैसाखी क्यों पड़ा, मैं इसको आपको बताना चाह रहा था। एक हिंदी के आपको महीनों के नाम याद होंगे। वैसाख एक महीना होता है। कौन से नंबर का महीना होता है वैसाख? बताइए जरा। हिंदी में हमारे कितने महीने हैं? 12 ही महीने हैं। अगर उनके मैं आपको नाम लिखकर बताना चाहूं, चलिए आप थोड़ा सा हिंदी में चलते हैं। पहले तो ये बताइए कि आपको हिंदी के महीनों के नाम पता है, जो जो आप क्लास देख रहे हैं। देखो, हमारा जो हिंदी का महीना है वो शुरुआत होती है उसकी कहां से? चैत्र महीने से। चैत्र के बाद दूसरा महीना आता है जिसको बोलते हैं वैशाख। तो ये जो काल वैसाखी जो पवन है, जिसका नाम रखा काल वैसाखी, वैशाख के महीने में आती है पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में। और काल इसलिए रखा क्योंकि काल का काम करती है, लोगों के लिए बहुत डरावनी, बहुत असुविधा उत्पन्न कर देती है। इसी के साथ आने पर आंधी आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, काले बादल आ जाते हैं, गरज और चमक के साथ बरसात होती है। इसलिए इसका नाम रख दिया काल वैसाख, क्योंकि वैसाख के महीने में आती है। तो इसी बहाने हिंदी के यहाँ पर जो महीने हैं उनके नाम लिख लेते हैं। एक बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया था कि बताइए श्रावण के बाद कौन सा महीना आएगा। तो आपको हिंदी का भी पता होना चाहिए। वैसे हिंदी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं आजकल हमारे देश वाले, लेकिन अभी भी कुछ अंग्रेज लोग बैठे हैं जो पेपर अंग्रेजी में ही बनाते हैं, जो परीक्षा आपकी होती है, और उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, जिसमें हिंदी में बहुत ज्यादा त्रुटि हो जाती है। तो चलो क्या करें, सिस्टम ऐसा ही है। हम तो अभी फिलहाल देख रहे हैं कि हिंदी में जो हमारे महीने हैं उनके क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो देखो, हिंदी का पहला महीना है चैत्र। मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको बोलते हैं चैत्र। इसको बोलते हैं चैत्र। दूसरा महीना वैशाख। तीसरा महीना है तुम्हारा आषाढ़, नहीं सॉरी ज्येष्ठ। गांव में बोल देते हैं जेठ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, जिसको बोल देते हैं साढ़। और फिर आ जाता है आषाढ़ के बाद श्रावण, जिसको बोलते हैं सावन। तो ये होता है श्रावण। और फिर अगला महीना होता है भाद्रपद, जिसको बोलते हैं भादो। ये सब लोकल देसी भाषा के नाम बता रहा हूं मैं, भादो, लेकिन शुद्ध हिंदी का नाम है भाद्रपद। सातवां महीना जो हिंदी का पड़ता है वो बोलता है अश्विन। अश्विन। और आठवां महीना जो होगा हिंदी का वो होगा कार्तिक। इस कार्तिक को बोल देते हैं कत्तो। जो 9वां महीना हिंदी का है वो 9वां महीना आपके सामने है मार्गशीर्ष। और जो 10वां महीना है वो है पौष। इस पौष को लोकल भाषा में बोल देते हैं फूस। और 11वां महीना है माघ। और जो 12वां महीना अंतिम महीना होता है वो होता है फाल्गुन। इस फाल्गुन को बोल देते हैं फागन। तो ये मैंने आपको हिंदी के 12 महीनों के नाम बताए। क्यों बताए? ये काल वैसाखी में वैशाख महीने का नाम छिपा हुआ है।
ये जो काल वैसाखी नाम की पवन है, स्थानीय पवन है हमारे देश की, जो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में मुख्यतः होती है। वैसाख के महीने में आती है और लोगों के लिए काल बनकर आती है, क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी आंधियाँ चलती हैं, बहुत भयंकर तेज-तेज, और गरज और चमक, बिजली के साथ वर्षा होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया काल वैसाख। कब आती है? तो ये ग्रीष्म ऋतु में आती है। इसकी प्रकृति कैसी है? नमी से भरी आंधी और गरज चमक वर्षा करती है, प्रभाव फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो इसी के बहाने हमने हमारे जो हिंदी के महीनों के नाम है वो देख लिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। अब देखो ये जो मैंने आपको महत्वपूर्ण पवने बताई, स्थानीय पवने, इनके अलावा भी कुछ और भी पवने हैं जो मुख्य हैं, जैसे कि सांता आना। मैंने इंग्लिश में नाम लिख दिया है, आप इसको हिंदी में लिख लेना, सांता आना। इसका नाम है सांता आना। बस आपसे इतना पूछा जाता है कि ये सांता आना जो स्थानीय पवन है, ये कहां पर पाई जाएगी? तो ये पाई जाती है कैलिफोर्निया में, और इसकी प्रकृति होती है गर्म और शुष्क। उसके बाद एक और पवन है जिसका नाम है पैम्पेरो। पैम्पेरो, ये पैम्पेरो कहां पाई जाएगी? ये पाई जाती है अर्जेंटीना में। इसकी प्रकृति ठंडी और कुछ तेज बहने वाली हवा होती है। और एक और पवन है जिसका नाम है ब्रिक फिल्डर। ये ब्रिक फिल्डर पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, और ये गर्म और धूल भरी पवन होती है। तो ये मैंने आपको कुछ मुख्य पवने बताई, स्थानीय पवने। इन पवनों से आपके कुछ ना कुछ प्रश्न बनते रहते हैं, और क्या क्या बन सकते हैं? देखो, एक तो स्थान को लेकर, कहां पर पाई जाती है ये बन सकता है, और दूसरा किस समय पाई जाती है वो, और तीसरा इनकी प्रकृति कैसी होती है, अर्थात गर्म होती है कि ठंडी होती है, और फिर इनका प्रभाव कैसा पड़ता है। तो यही 4 क्षेत्रों से आपसे स्थानीय पवनों को लेकर प्रश्न बनते हैं, और कौन-कौन सी मुख्य स्थानीय पवनें हैं वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। स्थानीय पवनों में निष्कर्ष की अगर हम बात करें, तो देखो, स्थानीय पवनें पृथ्वी के अलग-अलग हिस्सों की जलवायु और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं, जैसे कि हमने अभी समझा। जैसे कि क्या-क्या प्रभाव डालती है? पहले प्रभाव की बात करें तो कुछ पवनें खेती के लिए लाभकारी होती है। जैसे कौन-कौन सी पवन? जैसे पवन और चिनूक हमने जाना। और कुछ पवनें स्वास्थ्य और जीवन के लिए हानिकारक होती है। जैसे कौन-कौन सी होती है? जैसे कि लू होती है, जैसे कि सिरोप होती है। और कुछ पवनें स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी होती हैं। जैसे कौन सी? मैंने भी आपको बताया, बताइए। जो सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर जाती है, जिसको गिनी डॉक्टर कहते हैं, जिसको गिनी तट भी कहते हैं, जिसको हरमट्टन कहते हैं, तो वो पवन जीवन के लिए लाभकारी भी है। तो ये जो स्थानीय पवनें हैं, इनसे लाभ भी होता है, हानि भी होती है। तो आपको याद रखना होगा कौन सी पवन से क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास स्थानीय पवनों का कुछ फैक्ट्स। आगे चलते हैं, हम अपनी अंतिम पवन पढ़ते हैं, जिनको हमने कहा मौसमी पवनें, मॉनसून विंड्स। तो देखो, सबसे पहले मौसमी पवनें किसे कहेंगे? तो मौसमी पवनें वे हवाएं हैं जिनकी दिशा वर्ष में 2 बार ऋतु के अनुसार बदलती है। जिनकी दिशा बदलती है ऋतु के अनुसार। जैसे कि कैसे बदलती है? देखो, ग्रीष्म ऋतु में ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इसलिए इनको बोलते हैं मॉनसूनी पवनें। और ये जो मॉनसून शब्द है, मौसमी जो शब्द है, मॉनसून शब्द, ये अरबी भाषा का एक शब्द है। अरबी भाषा में एक शब्द है मौसिम। मौसिम से ही लिया गया है। कभी-कभी डायरेक्ट प्रश्न आपका बन जाता है यहाँ से भी। और मौसिम का अर्थ होता है ऋतु। यहाँ से इसको लिया गया मॉनसून को। तो हमने आपको ये समझाया अभी फिलहाल कि जो मौसमी पवनें हैं वो ऋतु के अनुसार अपनी दिशाएं बदलती हैं। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में वो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। और ये जो मॉनसून शब्द है, ये हमने अरबी भाषा से लिया है। अरबी में एक शब्द है जिसका नाम है मौसिम। इस मौसिम का अर्थ होता है ऋतु। तो यहाँ से इस शब्द को लिया गया है जो मॉनसून है। अब देखो, कुछ मौसमी पवनों की मुख्य विशेषताएं पढ़ लेते हैं। क्या क्या इनकी मुख्य विशेषताएं हैं? ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इनकी दिशा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। ये पवनें बड़े भूभाग, विशेषकर दक्षिण एशिया में प्रभाव डालती हैं। और जो भारत की कृषि और जलवायु मुख्य रूप से इन पवनों पर ही निर्भर होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारत की जो मानसूनी वायु है, हमारा भारत एक मानसून पर निर्भर रहता है। हम कल पढ़ेंगे भारत का मानसून। तो ये जो मौसमी पवनें हैं, ये इनकी 3 विशेषताएं मुख्यतः: दिशा इनकी बदलती है ऋतु के अनुसार, और बहुत बड़े भूभाग पर चलती है, और मुख्यतः भारत में भी मौसमी पवनें चलती हैं। अब बात करते हैं इनके प्रकार की। ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन सी प्रकार की होती हैं? चलो एक और इनकी विशेषता देख लेते हैं। मौसमी पवनें केवल भारत में नहीं, बल्कि एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे
देशों के जो बड़े बड़े महाद्वीप है उनके कुछ हिस्सों में भी चलती है। ये तो इनकी हो गई विशेषता। अब इनके टाइप की बात करते हैं। देखो मुख्यतः दो प्रकार की होती है मौसमी पवनें। मैंने आपको कल भी इनका एक चर्चा मतलब जिक्र किया था हल्का सा। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है स्थल व सागर समीर या समुद्र समीर, स्थल व समुद्र समीर एक प्रकार तो ये, और जो दूसरा प्रकार है वो है पर्वत पर्वत व घाटी समीर। तो ये जो मौसमी पवनें हैं हमारे सामने दो प्रकार की होती हैं, एक को स्थल व समुद्र समीर और दूसरा पर्वत व घाटी समीर। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। स्थल समीर किसे कहेंगे, सागर समीर किसे कहेंगे, पर्वत समीर किसे कहेंगे, घाटी समीर किसे कहेंगे, और हमारा ये पवन तंत्र आज बिल्कुल दी एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा मौसम से संबंधित कुछ जानकारी लेंगे, फिर हम अपने भारत का मानसून पढ़ेंगे। तो चलिए अभी फिलहाल हम पढ़ते हैं सागर समीर। देखो सागर समीर क्या होता है, नाम शुरुआत किससे हो रही है? सागर समीर। तो सागर की तरफ से ये पवन चलती है, सागर की तरफ से स्थल की ओर चलती है, इसलिए इसको कह दिया सागर समीर। और जो पवन स्थल से सागर की ओर चलेगी उसको कह देंगे स्थल समीर। उसी प्रकार जो पवनें पर्वत से घाटी की ओर चलेगी उसको कह देंगे पर्वत समीर, और जो घाटी से पर्वत की ओर चलेगी उसे कह देंगे घाटी समीर। जिस दिशा से जो वायु आती है चल के, उस दिशा के आधार पर उसका नाम रख देते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर सागर समीर, तो देखो बहुत ही सिंपल सिंपल से फैक्ट इसके सामने है, आपके सामने इससे संबंधित बहुत ही सिंपल सिंपल फैक्ट। सागर समीर जो कि एक मौसमी वायु है, मौसमी पवन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो चलने का समय है वो दिन के समय चलता है। सागर समीर दिन के समय चलता है, विशेषकर दोपहर में। दोपहर में जब आप समुद्र के किनारे जाओगे, समुद्र बीच पर, तो समुद्र की तरफ से आपको ठंडी ठंडी हवाएं लगेगी। क्यों लगेगी, उसका कारण क्या है? हमने जब परसों पहली क्लास करी थी पवन तंत्र की, उसमें मैंने बताया था आपको कि जो हमारी वायु होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। तो आप बताइए जब दोपहर में गर्मी होगी, धूप होगी, तो स्थल पर धरातल पर टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? चलो मैं और थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में समझाना चाहता हूं। एक बार इसको यहाँ पर स्लाइड पे चलते हैं, दूसरी वाली पे। देखो ये हमारे पास स्लाइड है। सपोज ये हमारा स्थल है इधर, और स्थल के बाद ये सपोज हमारा इधर ये समुद्र है। चलिए ये मैंने आपके सामने एक चित्र बनाया, और इस चित्र में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे सामने एक तो समुद्र है और समुद्र के किनारे से लगा हुआ हमारा थोड़ा सा स्थल है। तो बस मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको, चलो ठीक है। तो देखो ये हमारा है समुद्र, यहाँ पर पानी है, और ये दोनों साइड समुद्र के स्थल है। ध्यान से समझना, आपको सब कुछ यहाँ पे स्थल समीर, सागर समीर सब समझ में आ जाएगा। पर्वत समीर, घाटी समीर, इसी एक चीज में आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इनका नाम लिख देता हूं। देखो हमारे सामने ये जो है, ये इधर स्थल है और ये इधर सागर है, और ये इधर फिर से स्थल है। तो अब आप मुझे ये बताइए, दोपहर के समय में ये सूर्य इधर ऊपर है, ये मैंने यहां पर चलो एक बड़ा सा सूर्य बना दिया है। दोपहर के समय में धरती ज्यादा जल्दी गर्म होगी या पानी? आप मुझे ये बताइए। आप दो चीज रखिए, एक तो जमीन है, धरती है, धरातल है ये, और दूसरा यहां पर थोड़ा सा पानी भरिए। तो ज्यादा गर्म कौन होगा धूप में? ये धरती ज्यादा गर्म होगी या पानी ज्यादा गर्म होगा? ऑब्वियस सी बात है, धरती ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी। और क्योंकि पानी की जो, आगे हम पढ़ेंगे, पानी का जो तापमान है वो उतना जल्दी नहीं बढ़ेगा धरती की तुलना में। तो चूंकि दिन के समय यहाँ पर सूर्य पड़ता है धरातल पर, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर का निर्माण हो जाता है। जब टेम्परेचर हाई होगा, मैंने टेम्परेचर को लिखा टी, जब टेम्परेचर अधिक होगा, तो मैंने आपको कल बताया था टेम्परेचर और जो प्रेशर है उन दोनों में आपस में 36 का आंकड़ा है। अर्थात अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। तो जब यहाँ पर धूप के कारण टेम्परेचर बढ़ा तो वायुदाब घटेगा कि नहीं? मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया पी अर्थात प्रेशर। तो ये निम्न वायुदाब यहाँ पर बना। और इस स्थल की तुलना में, जो स्थल भाग है इसकी तुलना में यहाँ समुद्र की बात करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। दोनों की हम तुलना करके बता रहे हैं भाई, इस स्थल की तुलना में इस ये जो समुद्र का पानी है इसका तापमान कम होगा।
और जब तापमान का कम होगा तो जो वायु दाब है वो अधिक होगा। तो देखो यहां पर तो बना लो प्रेशर इस धरातल पर, दोपहर में सूर्य की गर्मी के कारण यहां पर तो बना लो प्रेशर, और यहां पर बना दोपहर में हाई प्रेशर। तो अब आप बताइए जो वायु है वो किस प्रेशर से किस प्रेशर की ओर बहेगी? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाएगी या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी? भाई यहां पर लो प्रेशर बना कि नहीं बना? ये मैंने प्रेशर मतलब एक चित्र से समझाने का प्रयास किया। ये इधर लो प्रेशर बना धरती पर और ये इधर समुद्र पर बना हाई प्रेशर। तो वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेगी या नहीं बहेगी बताओ? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? तो यही सागर समीर है, क्योंकि सागर की ओर से ये हवा स्थल की ओर बहकर जा रही है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया सागर समीर। और ये कब बहेगी? दिन के समय बहेगी, मैंने आपको समझाया, क्योंकि दोपहर में जो स्थल भाग है इस पानी के तुलना में ज्यादा गर्म हो जाएगा। जब ज्यादा गर्म होगा तो लो प्रेशर बनेगा, और इधर समुद्र में जो समुद्र का पानी है वहां पर हाई प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि तापमान कम होगा। भाई स्थल की तुलना में पानी कम गर्म होगा, तो यहाँ पर हाई तापमान है, और यहाँ पर लो तापमान है। जब लो तापमान है तो वायु दाब अधिक होगा, तो जो हवा है वो हाई प्रेशर से अर्थात उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहेगी, और ये दिन के समय में बहेगी। तो दिन के समय में आपका सागर समीर चलता है और समुद्र से स्थल की ओर चलता है। अब इसका उल्टा अगर हम करें, अगर मैं यही सेम चित्र बनाऊं, यहां पर ये हमारा धरातल है ये, और धरातल के बाद हमारा ये इधर समुद्र है, फिर इधर से धरातल है। अब रात का समय है, जरा सोच के देखो, रात के समय अब तो सूरज नहीं है, अब तो रात के समय में सूरज नहीं है। ये हमारा सागर है और ये हमारा इधर स्थल है। अब रात के समय में सूरज नहीं है तो क्या होगा? सूरज की अनुपस्थिति में ये धरातल तो एकदम ठंडी हो जाएगी। गर्म दोनों है, शाम होते होते पानी भी ठीक ठाक गर्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही रात हुई ये स्थल तो एकदम ठंडा हो गया। जब ठंडा हुआ तो यहाँ का जो तापमान है वो बढ़ा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा स्थल का। रात के समय की बात कर रहे हैं हम, रात का समय। दिन के समय तो स्थल का तापमान अधिक हुआ, जिसके कारण वायु दाब भी कम हुआ, लेकिन रात के समय में जो स्थल है इसका तापमान ज्यादा होगा या कम होगा? रात की बात कर रहे हैं ना हम, तो तापमान तो कम होगा ना। बिल्कुल, मैंने यहाँ पर साइन जो बना दिया वो ज्यादा का बना दिया। तो रात के समय स्थल का तापमान कम हो जाएगा, और जब तापमान कम होगा तो जो वायु दाब है जिसको प्रेशर बोलते हैं वो बढ़ेगा। और वायु दाब बढ़ने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कौन सा प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर की लो प्रेशर? हाई प्रेशर बनेगा। लेकिन जो सागर है जिसका पानी दिन में तो एकदम से गर्म नहीं हो पाया, लेकिन भाई कुछ तो गर्म हुआ होगा। तो पानी की ये खासियत है, वो एकदम से गर्म नहीं हो पाता है और ना ही एकदम से ठंडा होगा। अब यहाँ स्थल की तुलना में इस समुद्र का पानी गर्म रहेगा, स्थल की तुलना में रात्र में ये पानी गर्म रहेगा। जब हम दोनों की तुलना करेंगे, स्थल की और इस सागर की, तो ये जो सागर का पानी है स्थल की तुलना में गर्म रहेगा। जब गर्म रहेगा तो यहाँ पर तापमान अधिक होगा। स्थल की तुलना में पानी गर्म है रात में समुद्र का, तो जब पानी गर्म है तो यहाँ पर तापमान अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो वायु दाब क्या होगा? वायु दाब कम होगा। जब वायु दाब कम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? लो प्रेशर बना। और जब लो प्रेशर बना, अब समुद्र में लो प्रेशर बन रहा है और जो स्थल है वहां पर हाई प्रेशर बन रहा है, तो वायु किस ओर से किस ओर बहेगी? बताइए जरा, वायु किस ओर से किस ओर बहेगी? तो रात के समय में समुद्र पर बना लो प्रेशर और स्थल पर बना हाई प्रेशर, तो अब जो वायु बहेगी वो इधर से स्थल की ओर से बहेगी समुद्र की ओर। तो ये जो स्थल से समुद्र की ओर वायु बहेगी, इसी को हम कहते हैं स्थल समीर। जैसे समुद्र से स्थल की ओर वायु बहती है उसको हम कहते हैं समुद्र समीर, और जब स्थल से सागर की ओर या समुद्र की ओर वायु बहेगी उसको कहेंगे स्थल समीर। मैंने आपको कारण बताया, बहुत डिटेल में चित्र समझाकर समझाया, बनाकर समझाया। सारा खेल तापमान का है, क्योंकि दिन में सूरज होता है जिसके कारण स्थल का जो तापमान है पानी की तुलना में एकदम बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको चित्र बनाया, ये दिन में सूर्य देव है। यहाँ पर जब सूर्य है यहाँ पर तो जो स्थल है इसका तापमान बढ़ा एकदम से, पानी की तुलना में पानी का तापमान कम है। तो जब पानी का ताप कम है तो वायु दाब अधिक होगा, और इधर स्थल का तापमान अधिक है तो वायु दाब कम होगा।
अर्थात यहाँ स्थल पर बना निम्न वायुदाब और यहाँ सागर पर बना उच्च वायुदाब। और जब हमने पवन तंत्र अपना शुरू किया था, मैंने शुरुआत में आपको एक लाइन बताई थी कि जो वायु है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहेगी। तो चूंकि यहाँ पर स्थल पर निम्न वायुदाब है और यहाँ सागर पर उच्च वायुदाब है, तो जो पवन बहेगी वो सागर से इधर स्थल की ओर बहना शुरू कर देगी और इसको हमने कह दिया सागर समीर या समुद्र समीर। और इसका उल्टा रात में हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया। तो अब आपको देखो ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब आपको बस मैंने कुछ फैक्ट दिए हैं जो आपको याद करने हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से कभी कभी पूछ ले जाते हैं। बस अब आपको ये फैक्ट याद करने हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं सागर समीर, तो कब चलेगा सागर समीर बताइए, रात में कि दिन में? अभी मैंने आपको समझाया ये चलेगा दिन में। तो देखो समय, दिन के समय, विशेषकर दोपहर में, क्योंकि दोपहर में जो स्थल है, जो भूभाग है, उस पर तापमान अधिक होगा और तापमान अधिक हुआ तो मतलब वायुदाब कम होगा और समुद्र का तापमान कुछ कम होगा। तो अगर तापमान कम है समुद्र का तो वायुदाब अधिक है, तो फिर समुद्र से स्थल की ओर पवन चलने लगती है, जिसको बोलते हैं सागर समीर या समुद्र समीर। देखो कारण मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया। दिन में स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और वहां निम्न वायुदाब बनता है और समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए वहां उच्च वायुदाब बना रहता है। समुद्र का जो पानी है वो एकदम से थोड़ी गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म होगा। इसका परिणाम ये होता है कि हवा समुद्र से स्थल की ओर बहने लगती है। और इसके प्रभाव की बात करें तो तटीय क्षेत्रों में दिन में ठंडी हवा मिलती है, खेती और मानव जीवन पर शीतल प्रभाव पड़ता है इसका। अगर मैं आपको सार बता दूं एक लाइन में, सागर समीर का सार क्या है, तो सार यह है कि सागर समीर दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलते हैं। बस दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलते हैं, इसी को सागर समीर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा सागर समीर। और बिल्कुल इसका उल्टा स्थल समीर हो जाएगा। इसको समझाने की जरूरत है क्या? चलो एक बार पढ़ा देता हूं, पढ़ाने का मतलब बता देता हूं। स्थल समीर का मतलब है समय रात का होगा। कारण क्या है, देखो मैंने आपको समझाया। कारण यह है कि रात में स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है, जिससे वहां उच्च वायुदाब बनता है। और समुद्र देर से ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होगा, एकदम से थोड़ी ठंडा हो जाएगा। भाई समुद्र का पानी ना तो एकदम से गर्म होगा ना एकदम से ठंडा होगा। तो रात में क्या होगा, समुद्र धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए वहां अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब बना रहता है। तो रात में जब समुद्र के ऊपर निम्न वायुदाब है और स्थल पर उच्च वायुदाब है, तो हवा स्थल से समुद्र की ओर बहने लगती है। इसी को हम स्थल समीर कहते हैं, या स्थल समीर एक ही बात है। बात करते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है स्थल समीर का। तो देखो रात में समुद्र सतह अपेक्षाकृत गर्म रहती है, जिससे समुद्री जीवन को लाभ होता है। आगे इसका सारांश एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूं, तो एक लाइन में सारांश ये कि रात में स्थल से समुद्र की ओर हवा चलती है, रात में स्थल से समुद्र की ओर हवा चलती है, जिसे स्थल समीर कहते हैं। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से ये स्थल समीर और सागर समीर समझ में आया होगा। चलिए उसी तरह से मैंने एक बार आपको और एक इस लिस्ट के माध्यम से समझाया है। दोनों में अंतर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस मैंने मुख्य मुख्य अंतर आपको बता दिया। देखो यहाँ पर हमारे सामने कुछ पॉइंट्स है, बिंदु है। समय की बात करें तो दिन में जो सागर समीर है, देखो इधर सागर समीर और स्थल समीर को मैंने सारणी के नाम सारणी को बनाकर समझाने का प्रयास किया है। देखो जो सागर समीर है वो चलेगा दिन में और जो स्थल समीर है वो चलेगा रात में। दिशा की बात करें, सागर समीर की दिशा क्या होगी, तो जैसे मैंने बताया नाम में शुरू में सागर है, तो सागर से चलेगा स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। और जो स्थल समीर है उसकी दिशा स्थल से समुद्र की ओर। कारण की बात करें तो कारण यह है कि स्थल जल्दी गर्म हो जाता है दिन में और यहाँ पर स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है रात में। प्रभाव की बात करें तो तटीय क्षेत्र में ठंडी हवा चलती है और समुद्र में अपेक्षाकृत गर्माहट रहती है। स्थल समीर की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने एक सारणी के चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब मैंने एक सारणी बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया। अब हमारे पास दूसरी मौसमी पवन है जिसका नाम है पर्वत समीर और इसी के उल्टी एकदम घाटी समीर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पर्वत समीर और घाटी समीर किसे कहेंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं एक चित्र बना देता हूं, उस चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो सपोज हमारे पास मैं एक यहां पर बना देता हूं, ये मैंने कुछ पर्वत और घाटी बनाई। पर्वत समीर और घाटी समीर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये ऊपर तो हमारे पास पर्वत कहलाएंगे, ये जो ऊपर का क्षेत्र है ये पर्वत कहलाएगा कि नहीं, ये और जो नीचे गर्त है ये घाटी कहलाएगी, ये पर्वत है।
और ये जो नीचे है ये घाटी कहलाएगी। चलो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ घाटी। ऊपर के क्षेत्र पर्वत है और नीचे के क्षेत्र घाटी है। ये घाटी है और ये ऊपर पर्वत है। इतनी तो आपको बात आराम से समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम समझ रहे हैं कि पर्वत समीर किसे कहेंगे। तो देखो, पर्वत से घाटी की ओर जो हवा चलेगी उसको पर्वत समीर कहेंगे। पर्वत से घाटी की ओर हवा चलती है उसको कहते हैं पर्वत समीर। ये कब चलती है? ये रात में चलती है। अभी हम बात करेंगे कैसे चलती है। और जो घाटी समीर है, ये घाटी से जब पर्वत की ओर हवा चलेगी, घाटी से पर्वत की ओर हवा चलेगी, उसको बोलते हैं घाटी समीर। ये दिन में चलता है। तो अगर आपको कोई कहे कि पर्वत समीर क्या है, तो पर्वत समीर, देखो मैं एक बार यहाँ पर पूरा लिख देता हूं ताकि आपको यहीं पर समझ में आ जाए। बस आपको ये बात याद रखनी कि जो पर्वत समीर है वो चलता है रात में। रात में। और जो घाटी समीर है, यहाँ पर चलो यहीं पे लिख देता हूँ घाटी समीर। ये घाटी समीर चलता है दिन में। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई, पहले तो ये बताइए। अब दिन और रात में क्यों चलते हैं? कभी कभी आपसे यही डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए पर्वत समीर दिन में चलते हैं कि रात में। तो पर्वत समीर जो होगा वो रात में चलेगा और जो घाटी समीर है वो दिन में चलेगा। क्यों होगा? देखो सेम यहाँ पर आप थोड़ी देर इमेजिन करके देखो कि ऊपर यहाँ पर सूरज है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा, हाँ, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ये, अच्छा ऐसे बात नहीं बनेगी तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एक सेकेंड। एक सेकेंड। अरे यार, चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहीं पे मुझे काम चलाना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी कुछ गड़बड़ होने लगता है सिस्टम। चलो ठीक है, इतना ठीक है। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि सपोज करो कि हमारे सामने ये ऊपर सूरज है। दिन की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हम दिन की बात कर रहे हैं और मैंने आपसे बताया कि ये सूरज है। यहाँ पर ये सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ रही है। तो अब आप बताइए, सूरज यहाँ ऊंचाई पर अधिक गर्म करेगा धरातल को या नीचे यहाँ पर? क्योंकि भाई ये घाटी है, यहाँ पर कुछ पेड़ भी आपको दिखाई देंगे, तो उतनी ज्यादा धूप नीचे नहीं दिख पड़ेगी जितनी धूप यहाँ ऊंचाई पर रहेगी। तो दिन के समय क्या होगा? अभी हम दिन की बात कर रहे हैं या चलो रात की बात कर लेते हैं। चलो दिन की कर लेते हैं। अभी ये दिन का समय है। तो दिन के समय क्या होगा? ये जो पर्वत है ऊपर, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा। और जब यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा, यहाँ पर पर्वतों पर जब टेम्परेचर अधिक होगा, तो इसका उल्टा जो वायु दाब है वो कम होगा कि नहीं? जो प्रेशर होगा वो कम होगा। और जब प्रेशर कम होगा तो उसी को तो हम निम्न वायु दाब कहते हैं। लो प्रेशर बनेगा। पर्वत पर लो प्रेशर बनेगा और यहीं जो नीचे घाटी है, इस पर्वत की तुलना में नीचे हाई प्रेशर रहेगा क्योंकि तापमान कम रहेगा ऊपर की तुलना में। जब ऊपर की तुलना में तापमान कम रहेगा तो प्रेशर अधिक रहेगा, वायु दाब अधिक रहेगा। और जब वायु दाब अधिक रहेगा तो यहाँ नीचे बनेगा हाई प्रेशर। तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु चलनी शुरू हो जाएगी। इसको हम बोल देते हैं घाटी समीर। और ये कब? दिन में। तो इसलिए आपसे डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए घाटी समीर दिन में चलता है कि रात में? तो दिन में चलता है क्योंकि घाटी समीर घाटी से पर्वत की ओर चल रहा है। और अभी दिन में जो पर्वत है वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा तापमान है। जब तापमान ज्यादा होगा तो वायु दाब कम होगा, लो प्रेशर बनेगा। और नीचे घाटी में चूंकि उतनी ज्यादा धूप नहीं पहुंचती है, तो नीचे हाई प्रेशर बनता है, ऊपर पर्वत पर लो प्रेशर बनेगा, तो जो वायु है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना शुरू कर देती है, जिसको बोलते हैं घाटी समीर। ये दिन में चलता है। इसका उल्टा रात में। अब देखो रात में एकदम उल्टा, जैसे कि हमने समुद्री समीर और स्थल समीर में देखा था। रात में ये जो हमारे सामने पर्वत है ये एकदम से ठंडा हो जाएगा। लेकिन नीचे जो घाटी है वो एकदम से ठंडा नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें जो गर्माहट है उसमें वो धीरे धीरे जा रही है। अब वो बाहर तो निकल नहीं पाएगी एकदम से क्योंकि पेड़ पौधे हैं। जितना धीरे धीरे वो अंदर गई दिन में, उतना धीरे धीरे रात में निकलेगी बाहर। तो अब तुलनात्मक रूप से हम बात करेंगे तो ऊपर जो पर्वत है यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है रात में। जब तापमान कम होगा तो वायु दाब अधिक होगा। तो रात के समय पर्वतों पर हाई प्रेशर बनता है और जो घाटी है वहां पर लो प्रेशर बन जाता है, जिसके कारण रात के समय पर्वत की तरफ से घाटी की ओर पवन बहने लगती है, जिसको कहते हैं पर्वत समीर।
तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया घाटी समीर और पर्वत समीर किसे कहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं पर्वत समीर, समय रात के समय होगा। कारण मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। कारण यह है कि रात में पर्वत की ढलानें तेजी से ठंडी हो जाती है। रात में पर्वत की ढलानें तेजी से ठंडी होती है, जिसके कारण वायु ठंडी हो जाती है, भारी हो जाती है और पर्वत से घाटी की ओर बहने लगती है। अर्थात पर्वतों के ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है और घाटी पर नीचे लो प्रेशर रहेगा रात में। तो वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेगी और परिणामतः घाटियों में रात के समय ठंडी हवाएं महसूस होती है, जिसको बोलते हैं पर्वत समीर। इसका प्रभाव क्या होगा? देखो प्रभाव की बात करें पर्वत समीर का, तो प्रभाव ये होगा, इससे घाटियों में रात को तापमान और गिर जाता है। अगर मैं एक लाइन में इसका सार बताना चाहूं तो एक लाइन में सार ये है कि जो पर्वत समीर है वो रात में चलते हैं और घाटी की ओर चलते हैं। अर्थात पर्वत से नीचे घाटी की ओर जो पवन बहती है उसको पर्वत समीर कहते हैं। अब इसका उल्टा घाटी समीर किसे कहेंगे? घाटी समीर सबसे पहले तो समय की बात करते हैं। देखो घाटी समीर दिन के समय चलते हैं। कारण कारण यह है कि दिन में सूर्य की किरणें पर्वत की ढलानों पर जल्दी गर्म कर देती है। सूर्य की किरणें पर्वत की ढलानों को जल्दी गर्म कर देती है और गर्म ढलानों के पास निम्न वायुदाब बन जाता है, लो प्रेशर जिसको बोलते हैं। और जब पर्वतों पर निम्न वायुदाब बनेगा और नीचे घाटी में हाई प्रेशर है, उच्च वायुदाब है, देखो यही बात यहाँ पर लिखी है। घाटी अपेक्षाकृत ठंडी रहती है, वहां उच्च वायुदाब बना रहता है। परिणामतः हवा घाटी से पर्वत की ओर ऊपर उठने लगती है, जिसको हमने कह दिया घाटी समीर। और ये घाटी समीर कब चलता है? दिन में चलता है। इसके प्रभाव की बात करें घाटी समीर का, तो इसका प्रभाव यह है कि पर्वत क्षेत्रों में दिन के समय ठंडी हवा ऊपर उठकर बादल और वर्षा का कारण बन सकती है या कारण बनती है। इसके सार की बात करूं एक लाइन में घाटी समीर का, तो सार ये है कि ये दिन में चलते हैं। घाटी समीर दिन में चलते हैं और पर्वत की ओर जो हवा चलती है उसी को घाटी समीर कहते हैं। बस ये इसका सार है। तो हमने जो मानसूनी पवनें हैं इसमें 4 पवनों को पढ़ा। एक तो स्थल समीर, एक सागर समीर, एक पर्वत समीर और एक घाटी समीर। तो 2 इनमें से दिन में चलते हैं और 2 रात में चलते हैं। अगर मैं यहाँ आपको दिन और रात करके समझाऊं, दिन में कौन कौन से चलते हैं और रात में कौन कौन से चलते हैं, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा दिन में और यहाँ पर मैंने लिखा रात में। तो बताइए दिन में कौन कौन से चलेंगे? स्थल समीर और सागर समीर में से कौन सा समीर दिन में चलेगा? बताओ भाई, दिन में कौन सा समीर चलेगा? दिन में चलेगा सागर समीर, क्योंकि दिन में जो धरातल है उसका तापमान अधिक होगा और जब तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, लो प्रेशर बनेगा। और जो सागर है वहां पर हाई प्रेशर बना हुआ है, जिसके कारण दिन में सागर समीर चलेगा। और बात करें पर्वत घाटी या मतलब पर्वत समीर या घाटी समीर की, तो बताइए दिन में कौन सा समीर चलेगा, पर्वत या घाटी? तो वो चलेगा घाटी समीर। अभी हमने समझा, क्योंकि सूरज की धूप लगातार पर्वत पर पड़ रही है जब तापमान अधिक हो रहा है। जब तापमान अधिक है तो वायुदाब घटेगा, लो प्रेशर बनेगा। तो दिन में सागर समीर और घाटी समीर चलता है और रात में स्थल समीर और पर्वत समीर चलता है। बस आपको शॉर्ट में ये याद रखना है, स्थल समीर और घाटी नहीं, पर्वत समीर। हाँ, शॉर्ट में आपको ये बात रख लेनी है। बस आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी दिन और रात के संबंध में। कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने बहुत डिटेल में आपको चित्र बना बनाकर समझाया है। अब इसका एक थोड़ा सा निष्कर्ष पढ़ लेते हैं दोनों का। देखो निष्कर्ष में यही कहा गया है कि घाटी और पर्वत समीर स्थानीय हवाएं हैं। स्थानीय हवाएं हैं। इनका निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में दिन व रात के तापमान के अंतर के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो इनको स्थानीय भी कह सकते हैं, मौसमी भी कह सकते हैं, बात एक ही है। यह घटना किसानों और पर्वतीय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों और पर्वतीय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाई अगर पर्वत समीर नहीं चलेंगे, घाटी समीर नहीं चलेंगे, स्थल समीर नहीं चलेंगे, सागर समीर नहीं चलेंगे, तो कैसे बरसात होगी बताइए अगर सागर समीर ना चले तो? कल हम पढ़ रहे थे मरुस्थल अश्वक्षांश। मैंने आपको एक जिक्र किया था कि क्या कारण है। जो मरुस्थल है वो जो महाद्वीप है उनके पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है। जैसे सपोज ये हमारे मरुस्थल है इधर और इधर ही हमारे सागर हैं, तो एक बड़ा कारण यहाँ पर यह है मरुस्थल बनने का कि जो वायु है वो इधर से इधर ही चलती है, लगातार स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो जब वायु स्थल से समुद्र की ओर चली तो वर्षा कैसे होगी? वर्षा तो तब होगी जब ये समुद्र है, इस समुद्र से पानी की जो नमी वाली वर्षा है, वो जो नमी वाली पवन है
वो इधर चले लगातार, यहाँ से सागर से नमी लेकर जाए और यहाँ पर बादलों का निर्माण करे और यहाँ से वर्षा हो। लेकिन अगर यहाँ पर स्थल की ओर से समुद्र की ओर पवन चल रही है, हवा चल रही है, तो कैसे वर्षा होगी? तो यही कारण है जो महाद्वीप है उनके पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि जो वायु है वो स्थल छोड़कर सागर की ओर चलती है। तो अगर सागर समीर नहीं चलेंगे तो कभी वर्षा ही नहीं होगी, क्योंकि जो सागर है, जो समीर है, सागर समीर, वो अपने साथ साथ में नमी लाते हैं, जिससे बादलों का निर्माण होता है और स्थल पर बारिश पड़ती है। तो कल मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो मरुस्थल है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रश्न कि बताइए क्या कारण है जो मरुस्थल है वहां पर जो महाद्वीप है उनके पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं। तो आप कहिएगा कि जो वायु है वो स्थल छोड़कर सागर की ओर बहती है। एक कारण तो ये है, और दूसरा बाकी के कारण हमने कल समझे थे। जो भूमध्य सागर जो भूमध्य रेखा से जो पवन उठती है ऊपर संवहनीय, वो 30 डिग्री अक्षांशों पर गिरती है। जब वायु ऊपर से नीचे ही गिरेगी तो बारिश कहाँ से होगी? और जब वायु स्थल से समुद्र की ओर जाएगी तो भी कहाँ से बारिश में, मतलब जो वायु है उसमें नमी कहाँ से आएगी? भाई इस स्थल से लगातार जो हवा है वो इधर ही बह रही है समुद्र की ओर, तो इस हवा में नमी कहाँ से आएगी? इसमें हवा में नमी हो तो बारिश हो, जब नमी है ही नहीं। नमी तो तब होगी जब हवा इधर सागर से इधर स्थल की ओर आए, तो पवन जो होगी उसमें नमी होगी, नमी होगी तो बादलों का निर्माण होगा, बारिश होगी। चलिए, तो ये हमने पढ़ा महत्व किसानों के लिए बहुत जरूरी है। ये सारे जो समीर हैं, चाहे वो पर्वत समीर हो, घाटी समीर हो, सागर समीर हो या स्थल समीर हो, तो एक सेकंड में आपको बता देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, हमने पढ़ा आज जो हमने शुरुआत करी वो करी स्थानीय पवनों से। स्थानीय पवनों के बाद हमने बात करी मानसूनी पवनों से। मानसूनी पवन किसे कहेंगे? मानसूनी पवन उसे कहेंगे जो मौसम के अकॉर्डिंग अपनी दिशा बदलते रहते हैं, जैसे कि स्थल समीर है। ये दिन और रात में भी चलते हैं और ये गर्मियों और सर्दी में भी चलते हैं, क्योंकि गर्मी में जो गर्मियों का मौसम रहेगा, एक सेकेंड, जो गर्मियों का मौसम है वहां पर धरती पर लो प्रेशर बना रहेगा, सागर में हाई प्रेशर रहेगा। तो गर्मियों के समय में भी ऐसा भी आपसे प्रश्न बनता है, गर्मियों के समय में भी जो सागर समीर है वो चलता है। कारण वही है, दिन वाला ही। भाई जब गर्मी है तो ये समझो कि दिन ही हो रहा है, दोपहर हो रहा है। सर्दी में उल्टा होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्द्रता किसे कहते हैं। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। देखो, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा ये कि वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है। यह जलवायु और वर्षा को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तत्व है। क्या कारण है कहीं पर अधिक वर्षा होती है, क्या कारण है कहीं पर कम वर्षा होती है, क्या कारण है कहीं पर वर्षा होती नहीं है? तो वो कारण है आर्द्रता का, जलवाष्प का। अगर वायु में आर्द्रता अर्थात जलवाष्प अधिक होगा तो वर्षा भी अधिक होगी। अगर किसी वायु में आर्द्रता है ही नहीं, जलवाष्प है ही नहीं, तो कैसे वर्षा होगी? वो तो शुष्क वायु हो जाएगी। शुष्क वायु धीरे धीरे लू बन जाती है। जो लू होती है वो ऐसी तो बन जाती है, उसमें आर्द्रता होती नहीं है और वो धीरे धीरे गर्माहट उसमें बढ़ती चली जाती है। तो आपको यही समझाया गया इस वाली लाइन में कि ये जो आर्द्रता है, ये जलवायु और वर्षा को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तत्व है, आर्द्रता। अब देखो, आर्द्रता के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ये मैं क्यों आपको समझा रहा हूं, अभी हम पढ़ने वाले हैं वर्षा के प्रकार, और ये वर्षा क्यों होती है अभी आप समझ जाओगे। हम धीरे धीरे बस यही इसी ओर बढ़ रहे हैं कि जो वर्षा है वो कैसे होती है और कितने प्रकार की होती है। तो पहले वर्षा से पहले हमें यह समझना होगा कि आर्द्रता क्या है और आर्द्रता के प्रमुख रूप। यहां से कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न बनता है। तो आर्द्रता मुख्यतः 3 प्रकार की पाई जाती है। एक तो है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता उसे कहेंगे वायु में उपस्थित जलवाष्प की जो वास्तविक मात्रा होती है उसको बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता, और इसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। और अगर किसी वायु में 100% आर्द्रता जलवाष्प हो या आर्द्रता हो तो उस वायु को हम कह देते हैं संतृप्त वायु। अर्थात हर वायु की एक अपनी अपनी कैपेसिटी होती है आर्द्रता ग्रहण करने की। तो अगर किसी वायु की आर्द्रता 100% हो जाए तो उस वायु को हम कहेंगे संतृप्त वायु। इससे ज्यादा वो आर्द्रता ग्रहण नहीं कर सकती। जैसे सपोज यहां पर नमी है, चलो सपोज यहां नमी क्या है, ये सागर है, इधर इस सागर के ऊपर से इधर से शुष्क हवा बह के आई, इधर से ये निकल के, तो इस सागर के ऊपर से जब जाएगी ये शुष्क हवा तो ये नमी ग्रहण करेगी। तो इसकी तो कोई कैपेसिटी होगी ना, कितनी नमी ग्रहण कर लेगी। तो जब ये अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ नमी ग्रहण कर लेगी, जिसको बोल देंगे 100%,
आर्द्रता इसने ग्रहण कर ली है, तो उसको हम कह देंगे ये संतृप्त वायु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रकार पढ़ते हैं आर्द्रता का। दूसरा प्रकार है निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है? जब हम घन मीटर वायु में उपस्थित जलवाष्प के भार को नापते हैं, 1 घन मीटर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जब हम नापते हैं, उसको कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। और तीसरा प्रकार आर्द्रता का है विशिष्ट आर्द्रता। जब हम 1 किलोग्राम वायु में हम वायु लेते हैं, उसको तोलते हैं 1 किलोग्राम वायु, उसमें देखते हैं कितनी आर्द्रता है, कितना जलवाष्प है। तो 1 किलोग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, और 1 घन मीटर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और जो ऊपर हमारा था सापेक्ष आर्द्रता, वो तो आपने सिंपल सा पढ़ ही लिया है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। तो ये हमने पढ़े मुख्यतः 3 प्रकार आर्द्रता के। क्यों पढ़े? क्योंकि अब हम समझेंगे कि जो वर्षा है वो क्यों होती है, कैसे होती है। देखो, जब वायु में आर्द्रता होगी तो वर्षा होगी, वायु में आर्द्रता ही नहीं होगी तो वर्षा कैसे होगी? तो अब हमारा जो नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, वो शुरू होने जा रहा है वर्षा। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको आर्द्रता बताया। तो देखो, इसकी हम बात करें परिभाषा की, वर्षा कैसे होती है, किसे कहेंगे वर्षा? तो जब वायु में मौजूद जल वाष्प, जो वायु में आर्द्रता है जिसको जल वाष्प कहते हैं, तो वायु में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर जब बूंदों या बर्फ के कणों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, उसी को वर्षा कह देते हैं। या जब वायु संतृप्त हो जाती है, जब उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वो संघनित होकर बूंदों में या बर्फ में बदल जाती है वो वायु। बूंदों में बदलेगी तो बारिश, और अगर बर्फ में बदली तो ओलावृष्टि, ओले गिरते हैं। तो हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया है वर्षा। और ये हमने समझा वर्षा किसे कहते हैं? वायु में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर बूंदों या बर्फ के कणों में पृथ्वी पर बरसने लगते हैं, जिसे वर्षा कहते हैं। अब देखो, वर्षा के प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, जो हमने डोल ड्रम पढ़ा था, उसमें किस प्रकार की वर्षा होती है। उसमें संवहनात्मक वर्षा होती है, क्योंकि जो डोल ड्रम था वहां पर वायु सीधे ऊपर उठती है और फिर वर्षा का निर्माण करती है। तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। पहली तो संवहनात्मक वर्षा है, संवहनीय वर्षा भी कहते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसके कारण की बात करें क्यों बनता है, तो आप बताइए। कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है डोल ड्रम। तो इसका कारण यह है कि जो दिन में सूर्य की गर्मी है, उससे धरती बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है बहुत जल्दी, और जब गर्म हो जाती है तो गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है और संघनित होकर वर्षा करती है। बात करते हैं कहां पर होती है ये संवहनात्मक वर्षा, सर्वाधिक कहां पर होती है। हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ा था, जो विषुवतीय क्षेत्र है, इक्वेटोरियल रीजन, भूमध्य रेखा, डोल ड्रम, विश्व जो निम्न वायुदाब पेटी है, वैश्विक निम्न वायुदाब पेटी, एक ही नाम है सारे, यहां पर होती है संवहनीय वर्षा। बात करें इनकी विशेषता क्या है, तो विशेषता हमने कल भी समझी थी, आज एक बार एक लाइन में फिर से मैंने आपको बताया। दोपहर के समय तेज और अल्पकालिक और मूसलाधार वर्षा होती है, डेली होती है। कोई दिन होता ही नहीं जिस दिन बारिश ना हो। तेज वर्षा होगी और कुछ समय के लिए होगी और मूसलाधार होगी, डेली होना ही होना है। तो ये जो वर्षा होती है, ये होती है संवहनात्मक वर्षा, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो इस क्षेत्र में, भूमध्य एरिया में सीधी पड़ती है। जब सीधी पड़ती है तो गर्माहट ज्यादा होती है, वायु सीधी ऊपर उठती है और वर्षा करती है। तो ये हमने पढ़ा वायु के प्रकार में पहला प्रकार संवहनात्मक वर्षा। और उसके बाद जो दूसरे प्रकार की वर्षा है वो है पर्वतीय वर्षा, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक वर्षा। ये क्या होती है? देखो, इसको मैं एक चित्र के माध्यम से अगर आपको समझाना चाहूं, तो एक चित्र की ओर चलते हैं। देखो, सपोज जैसे मैं एक चित्र आपको बनाना चाहता हूं, आप बस मुझे 1 सेकेंड दीजिए। चलिए, फिर से सपोज ये हमारा एक पर्वत है, इधर सपोज एक पर्वत इधर खड़ा है, ये हमारा पर्वत है, इधर से कुछ हवा बहकर जा रही है, तो ये पर्वत हवा को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? बिल्कुल रोकेगा। इसको पर्वत को पार ही नहीं कर पाएंगी हवा। तो ये जो पर्वत ने इस हवा को रोक लिया, ये हवा यहीं पर रुक कर बादलों का निर्माण कर देती है, यहीं पर पानी बरस जाता है। इसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। और इधर जो पर्वत का ये वाला जो क्षेत्र है, इधर वर्षा ही नहीं हो पाती, क्योंकि हवा इधर से बहती है। मैं भी आपको उदाहरण बता रहा हूं, हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र बनते हैं, जिनको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। आपने सुना होगा पश्चिम घाट, हम कल पढ़ेंगे। हमारे भारत का पश्चिमी घाट वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। और भी पूरे विश्व की बात करेंगे कहां कहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। तो जो पर्वत है, जैसे यहाँ पर इधर से हवा चल रही है, तो इस पर्वत ने यहीं पर हवा रोक ली, ये पर्वत है, इसको पार करके हवा जा नहीं पा रही,
तो जब हवा यहीं पे रुक गई, हवा में नमी है, तो बारिश बादलों का निर्माण हो गया, यहीं पर बारिश बरस गई, यहीं पर पानी हो गया। लेकिन जो पर्वत का इधर का क्षेत्र है, ये इधर वाला, यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई, इसको बोल दिया वृष्टि छाया क्षेत्र। तो फिलहाल हम समझ रहे थे बारिश का दूसरा प्रकार, तो बारिश का दूसरा प्रकार है पर्वतीय वर्षा, जिसको बोलते हैं ओरोग्राफिक। ये कैसे होती है मैंने आपको समझाया। देखो कारण, जब नम हवाएं किसी पर्वत से टकराती हैं और ऊपर उठने पर ठंडी होकर वर्षा करती हैं, उसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। देखो मैंने आपको उदाहरण भी दिया था स्थान, जैसे हमारे भारत की बात करें तो पश्चिमी घाट भारत में, ये कहां पर हम कल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। भारत का जैसे पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय की पवनामुखी ढलान हो गए, हिमालय में बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। तो ये हमारे वृष्टि छाया क्षेत्र की तो हम बात नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे पर्वतीय वर्षा की बात। मैंने आपको समझाया पर्वतीय वर्षा कैसे होती है। तो पर्वतीय पवनोन्मुखी ढलान पर वर्षा अधिक होती है, और वर्षा छाया क्षेत्र भी बनता है जहां पर वर्षा कम या होती नहीं है। भाई जब सपोज ये पर्वत है, तो यहाँ पर हवा रुकी और यहीं पर बारिश हो गई, तो इधर के भाग में तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तो बारिश है हुई नहीं, तो ये तो सूखा रह गया। इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ये कहाँ पर बनेंगे हम कल बहुत डिटेल में समझेंगे। कल हम समझेंगे भारत का मानसून, कल भारत के संदर्भ में पूरी डिटेल समझेंगे, कहाँ बारिश होगी, कितनी ज्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी, कहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र बनेगा। तो अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं वर्षाओं के प्रकार। जो वर्षा है उसके 3 प्रकार मैंने आपको बताया। एक तो संवहनीय वर्षा होती है, दूसरी वर्षा होती है पर्वतीय, और जो तीसरी वर्षा है यह है चक्रवातीय वर्षा। जैसे इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है, चक्रवाती वर्षा। जो चक्रवात बनते हैं जिनको बोलते हैं टाइफून, और भी इनके बहुत सारे नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन। इसको भी हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। ये चक्रवात हमारे देश में कहा जाता है, अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है, क्यों को मतलब कौन रखता है, कैसे डिसाइड करे जाते हैं, कल हम बहुत अच्छे से डिटेल में इनको पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि जो वर्षा है उसका तीसरा प्रकार है चक्रवातीय वर्षा। तो जो चक्रवात बनते हैं, उस चक्रवात के कारण जो वर्षा होती है उसको कहते हैं चक्रवातीय वर्षा। देखो इसका कारण, जब दो विपरीत प्रकृति की वायुमंडलीय धाराएं गर्म और ठंडी आपस में मिलती हैं। भाई सपोज हमारे सामने ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल में हवाएं हैं। तो क्या यहाँ पर पूरे वायुमंडल में दो विपरीत तरह की वायु आपस में मिल गई, गर्म और ठंडी, तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर ये बन गया। जैसे सपोज यहाँ पर लो प्रेशर बना, ऊपर हाई प्रेशर है, तो ये वाली हवा इधर जाना चाहेगी। फिर इस प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ पर और ज्यादा लो प्रेशर है, मतलब एक चक्र बन जाता है हवा का। कहने को तो ये लो प्रेशर है और ये भी लो प्रेशर है। अभी आप समझोगे बाद में क्या कहना चाहता हूं। मैं सभी को लो प्रेशर भी लिख सकता हूं, सभी को हाई प्रेशर भी लिख सकता हूं, तभी तो एक चक्र बनेगा। सपोज सबसे ज्यादा हाई प्रेशर यहाँ पर 1 नंबर पर है, उससे कम प्रेशर वायुदाब यहाँ पर है 2 नंबर पर, उससे कम 3 नंबर पर है, उससे कम 4 नंबर पर है, उससे कम 5 नंबर पर है। तो आप इसको चाहें तो, अगर मैं और इसको साफ करके अच्छे से लिखना चाहूं समझाने के लिए, एक सेकेंड हमारा शायद, चलो थोड़ी सी नहीं बोले लेते हैं। ठीक है, देखो जब एक ही स्थान पर विपरीत वायु आपस में टकराती है, अर्थात गर्म वायु भी वहीं पर होगी, ठंडी वायु भी वहीं पर होगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा, ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर की वायु है, उच्च वायु दाब की वायु है। यहाँ पर फिर से मैं हाई प्रेशर लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं अभी मैं आपको समझा दूंगा। फिर से मैंने यहाँ पर हाई प्रेशर लिखा, चाहे तो आप लो प्रेशर भी लिख सकते हैं। आप समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो ये हाई प्रेशर, अर्थात ये जो मैंने नंबर 1 लिखा है, इसका मतलब है कि सर्वाधिक उच्च वायुदाब यहां पर है। इसकी तुलना में उससे कम वायुदाब यहां पर है, इसकी तुलना में उससे कम वायुदाब यहां पर है, और इसकी तुलना में इससे कम वायुदाब यहां पर है, और यहां पर सबसे कम वायुदाब है। तो सबसे हाई प्रेशर तो 1 नंबर पर हुआ, और ये जो 2 नंबर का है, इस 1 नंबर की तुलना में ये लो प्रेशर हुआ कि नहीं, निम्न वायुदाब बनेगा कि नहीं बनेगा यहाँ पर। फिर इस 2 नंबर की तुलना में ये जो 3 नंबर है यहाँ पर लो प्रेशर बन गया सपोज, तो ये 2 नंबर की तुलना में जो 3 नंबर है ये लो प्रेशर हुआ। फिर इस 3 नंबर की तुलना में जो 4 नंबर है यहाँ पर लो प्रेशर बना, और इस 4 नंबर की तुलना में यहाँ पर लो प्रेशर बना। तो अब वायु हमने सीख रखा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, यहाँ पर आपस में एक दूसरे की तुलना में लो प्रेशर बनता जा रहा है। तो वायु ऐसे एक चक्र में घूमना शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं चक्रवात का निर्माण हो गया। और फिर इस चक्रवात के कारण भयंकर तूफान भी आ जाता है, कभी कभी वर्षा होती है, इसको बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। तो ये हमारी वर्षा का तीसरा प्रकार था। हमने जाना कि वर्षा के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार संवहनी वर्षा, दूसरा प्रकार पर्वतीय वर्षा, और तीसरा प्रकार चक्रवाती वर्षा।
देखो इसका कारण चक्रवाती वर्षा का मैंने आपको समझाया, जब दो विपरीत प्रकृति की वायुमंडलीय धाराएं गर्म और ठंडी आपस में मिलती हैं तो चक्रवातों का निर्माण करती है। देखो गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा का निर्माण करती है। स्थान की बात करें कहाँ-कहाँ पर, तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय क्षेत्र यहाँ पर मुख्यतः चक्रवात बनने को देखने को मिलते हैं। मध्य अक्षांश से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये मध्य अक्षांश भूमध्य की बात नहीं है। अगर भूमध्य होता तो वो भूमध्य लिखा जाता, ये इक्वेटर नहीं है मध्य अक्षांश। ये जो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं। चलिए ये हमने पढ़ा वर्षा के प्रकार। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या खास है। इसकी विशेषता देख लेते हैं, क्या विशेषता है। देखो विशेषता ये है कि लगातार कई दिनों तक भारी बारिश होती रहती है। किसके कारण? जो चक्रवात होते हैं उसके कारण। वर्षा के अन्य रूप, हालांकि मुख्य रूप 3 ही होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। लेकिन ये कुछ अन्य रूप आपके सामने वर्षा के, जैसे कि ओलावृष्टि, कहीं कहीं पर ओले पड़ते हैं जिसको बोलते हैं हेल स्टॉर्म। और तीसरा मतलब अन्य रूप में हमारा हिमपात आता है, कहीं कहीं स्नोफॉल होता है, जब तापमान शून्य से नीचे हो जाता है और बर्फ सीधे गिरती है उसको बोलते हैं स्नोफॉल। और एक फुहार होती है जिसको बोलते हैं फुहार। ये फुहार क्या होती है? हल्की और छोटी बूंदे जब धरती पर बरसती हैं, हल्की और छोटी छोटी बूंदे, उसको बोलते हैं फुहार। तो ये वर्षा के अन्य रूप हैं। मेन रूप वर्षा के 3 ही होते हैं, एक संवहनीय वर्षा होती है, एक पर्वतीय वर्षा होती है और एक चक्रवाती वर्षा होती है। और ये जो सामने आपके 3 हैं वर्षा के अन्य 3 रूप, ओलावृष्टि, हिमपात और फुहार, ये वर्षा के अन्य रूप है। चलिए निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष में देखो आर्द्रता, वायु में नमी की मात्रा। अब निष्कर्ष में पढ़ रहे हैं आर्द्रता और वर्षा का जो निष्कर्ष है उसका, दोनों का मिला के मैंने यहाँ पर निष्कर्ष लिख दिया है। आर्द्रता किसे कहेंगे उसका निष्कर्ष है। तो आर्द्रता के लिए अगर आपको एक लाइन में कहना होगा तो ये कह दो कि वायु में नमी की मात्रा है जो वर्षा का मूल आधार है। और वर्षा की बात करें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय। ये हमारा था निष्कर्ष वर्षा को लेकर। कल हम शायद पढ़ेंगे, हाँ ये हमारा शायद अंतिम टॉपिक है आज का। अब हम चलते हैं टॉप 30 प्रश्नों की ओर। कल का जो हमारी क्लास होगी वो होगी भारतीय मानसून के ऊपर। बहुत ही अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है अब आपकी। हालांकि सारी क्लासेज महत्वपूर्ण चल रही है, लेकिन कल हमारा जो भारतीय मानसून है उसको अच्छे से समझेंगे। हमारे भारत में कौन कौन सी जगह है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कौन सी जगह है जहां पर वर्षा होती नहीं है, और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र बनते हैं। और भी तरह तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। तो कल की क्लास हमारी बहुत मुख्य होने वाली है भारतीय मानसून के आधार पर। तो आज हम चलते हैं अपने टॉप 30 एमसीक्यूज पर। और ये हमारे टॉप 30 एमसीक्यूज जो वर्षा, जो हमारी वायु है, पवन तंत्र है, जो दूसरे प्रकार की वायु है जिसको हमने कहा स्थानीय पवन, और तीसरे प्रकार की वायु जिसको हमने कहा मौसमी पवन, उस पर आधारित, फिर आर्द्रता पर आधारित और वर्षा पर आधारित, ये हमारे टॉप 30 प्रश्न। इसमें कुछ आपको भारतीय मानसून से भी संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। उन प्रश्नों को फिलहाल हम स्किप करेंगे, उनको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक अभी आपने पढ़ा नहीं है। देखो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आर्द्रता किसे कहते हैं। तो बताओ आर्द्रता किसे कहते हैं। अभी मैंने निष्कर्ष में आपको बताया आर्द्रता किसे कहेंगे, वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी मैंने आपको निष्कर्ष में एक लाइन में बताया, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाएगी। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा और उसकी अधिकतम क्षमता के अनुपात को क्या कहेंगे। देखो मैंने आपको बताया था जो आर्द्रता है वो 3 प्रकार की होती है। तो आपको यही बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कि कौन से प्रकार की आर्द्रता आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये आ जाएगी सापेक्ष आर्द्रता। भाई वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा सापेक्ष आर्द्रता ही तो कहलाएगी। एक निरपेक्ष आर्द्रता होती है, एक विशिष्ट आर्द्रता होती है। मैंने आपको तीनों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। अब आपका काम है फैक्ट को याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में हमसे पूछा गया है कि वायु की वह दशा जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है। बताओ जब वायु में 100% आर्द्रता हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे। उसको संतृप्त वायु कहेंगे। मैंने बहुत जोर देकर इसको समझाया। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि वह वर्षा जो विषुवतीय क्षेत्रों में दोपहर के समय अधिक होती है। बताओ इसमें किसी को समस्या। विषुवतीय क्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है। संवहनात्मक वर्षा होती है। ये तो हम कल से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए वृष्टि छाया क्षेत्र किससे संबंधित है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र कहाँ बनता है बताओ। संवहनात्मक वर्षा में बनेगा, पर्वतीय, चक्रवातीय या कहाँ। तो ये बनेगा पर्वतीय क्षेत्र में। मैंने आपको चित्र बना के समझाया था। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर एक साइड वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। पर्वत के एक साइड वर्षा हो जाती है, एक साइड वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। चलो ये भी हमने पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में पश्चिमी घाट की, तो इसको भी स्किप कर देते हैं, इसको हम कल देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि समुद्र से स्थल की ओर दिन के समय बहने वाली हवा क्या कहलाती है? बताइए। समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। जिस ओर से हवा बहेगी बस वही है समुद्र समीर। हो गया ये, आगे तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समुद्र से स्थल की ओर बह रही है तो बस सीधा समुद्र समीर है। ऑप्शन नंबर सी, समुद्र को सागर भी कहते हैं। आगे का तुम सेंटेंस पूरा पढ़ो ही मत, बस समुद्र से स्थल की ओर बह रही है मतलब सागर समीर है, समुद्र समीर है। बस कभी कभी वो इतना कह सकता था क्वेश्चन में कि बताइए सागर समीर किस कब बहता है, दिन में या रात में, तो आपको याद रखना होगा। तो जो समुद्र समीर है, जो सागर समीर है, वो दिन में बहता है। ये बात आपको याद रखनी होगी, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है। स्थल समीर कब बहता है? बिल्कुल देखो, ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो स्थल समीर दिन में होगा कि रात में? तो स्थल समीर रात में बहेगा। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? स्थल समीर रात में बहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। रात के समय पर्वत की ढलानों से घाटी की ओर बहने वाली हवा क्या कहलाएगी? देखो इसने क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया आपके समय, रात के समय में अगर ये बात इसने लिख दी है पर्वत की ढलानों से घाटी की ओर बहने वाली हवा, तो पर्वत समीर कहलाएगा कि नहीं? भाई पर्वत से घाटी की ओर बह रहा है तो पर्वत समीर हो गया, और अगर घाटी से पर्वत की ओर बहता तो घाटी समीर हो जाता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब तो आपको प्रश्न बहुत आसान लग रहे होंगे। चलिए अगर आप कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में मानसून शब्द किस भाषा से आता है? तो बताइए कौन सी भाषा है जहां से मानसून शब्द लिया गया है भारत में? अरबी भाषा से, मैंने आपको समझाया था। मौसम से लिया गया है, मौसम जिसका अर्थ होता है ऋतु, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम, अच्छा ये हम कल पढ़ेंगे, इसको स्किप कर देते हैं। बंगाल की खाड़ी ये भी स्किप कर देते हैं, हम कल पढ़ेंगे भारत का मानसून, इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ये भी कल समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर पूर्व मानसून भारत में मुख्यतः कहाँ वर्षा करता है? तो इसको हम कल पढ़ेंगे, तो कल ही इनके उत्तरों का, इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, ये भी हम कल पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15, मानसून की वापसी सर्वाधिक वर्षा कहाँ करता है? ये भी हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। आगे चलते हैं क्योंकि हमारे ये भारतीय मानसून से संबंधित है। अब देखो प्रश्न नंबर 16, काल बैसाखी किस प्रकार की पवन है? बताइए, इसको तो आपको बताना ही पड़ेगा। काल बैसाखी किस प्रकार की पवन है? स्थानीय पवन है, मौसमी पवन है, या पर्वतीय पवन है, या ध्रुवीय पवन है? बताओ कौन सी पवन है काल बैसाखी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थानीय पवन है। हमने स्थानीय पवनों को बहुत डिटेल में पढ़ा, 10 से 12 पवनों को मैंने आपको बताया। कौन सी कहां पर पाई जाती है, शुष्क है कि गर्म है, और किस समय चलती है, कहाँ चलती है, बहुत डिटेल में मैंने आपको 10 के लगभग पवनें बताई हैं जो कि स्थानीय पवनें हैं। चलिए प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। लू किस प्रकार की, लू किस ऋतु की विशेषता है? बताओ लू कब चलती है? ग्रीष्म ऋतु में चलती है। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, फोन पवन कहाँ बहती है? तो बताइए जो फोन पवन है वो कहाँ बैठी है? मैंने आपको बहुत ही, शायद दूसरी ही पवन थी हमारी लू के बाद, मैंने समझाया था जो आल्प्स पर्वत है। इस आल्प्स को एल्प्स भी लिखा जाता है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। अभी आप सोचो ये क्या भला है, ये एल्प्स पर्वत है। किताबों में कहीं कहीं आल्प्स लिखा मिलेगा, कहीं एल्प्स। ये मध्य यूरोप में पाया जाता है, मध्य यूरोप में एक पर्वत है जिसका नाम है आल्प्स या एल्प्स पर्वत। तो जो फोन पवन है वो एल्प्स पर्वत पर रहती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि जो चिनूक पवन का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो बताओ चिनूक पवन का प्रमुख प्रभाव क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये पर्वत से नीचे की ओर उतरती है और यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, वहां उसको पिघला देती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा उत्तर। बर्फ को पिघलाना चिनूक का मुख्य कार्य है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है कि हरमट्टन पवन को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, इसको बताना पड़ेगा क्या? हरमट्टन पवन को डॉक्टर विंड कहते हैं, अर्थात डॉक्टर पवन, और इसी को गिनी गिनी पवन भी कहते हैं। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया इसको गिनी और डॉक्टर पवन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब सहारा से ये पवन गिनी तट की ओर बहती है अफ्रीका महाद्वीप में, तो ये जो गिनी तट है इधर, यहाँ पर जो वायु है, जलवायु है, वो बहुत ज्यादा शुष्क और आर्द्रता भरी होती है, ह्यूमिडिटी रहती है, जिससे लोग बहुत परेशान, बहुत असुविधा फील करते हैं। और जैसे ही ये हरमट्टन वायु यहाँ पर आती है, तो ये वायु उस जो आर्द्रता भरी जो यहाँ का वातावरण है उसको सोख लेती है, लोगों को राहत फील होती है, अच्छा महसूस करते हैं लोग बाग, इसलिए इसका नाम रख दिया डॉक्टर पवन या डॉक्टर विंड। ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 में हमसे क्या पूछा गया है, देखते हैं। 21 में कहा गया है कि सागर समीर और स्थल समीर का निर्माण किस कारण से होता है? बताओ किस कारण से होगा सागर समीर और स्थल समीर का निर्माण?
समुद्र की लहरों से होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तापीय अंतर, बिल्कुल तापीय अंतर से होगा। भाई अगर तापीय अंतर का मतलब है एक जगह ताप अधिक होगा, एक जगह ताप कम होगा। तो जो हवा है, जो समीर है, समीर मतलब हवा, पवन, तो ये हवा और समीर अधिक ताप से निम्न ताप की ओर बहेगा, तो तापीय अंतर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का कोई मतलब नहीं, दाब का समानता, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा गया है? घाटी समीर किस समय बहता है, बताओ। इसको बताना पड़ेगा क्या? घाटी समीर किस समय बहेगा? घाटी समीर बहेगा दिन में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। पर्वतीय समीर प्रभाव घाटी में कैसा होता है? बताओ, जो पर्वतीय समीर है उसका प्रभाव घाटी में कैसा होगा? तो कैसा होगा? घाटी में ठंडक आएगी क्या? गर्माहट आएगी क्या? ठंडक आएगी, वर्षा धूल ये सब नहीं। तो जब पर्वत समीर बहेगा घाटी की ओर, तो ठंडक का एहसास होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। भारत में मानसून की आमद, की हम कल पढ़ेंगे भारतीय मानसून, इसलिए इसको अभी स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या पूछा गया है? वर्षा का कौन सा प्रकार समशीतोष्ण क्षेत्र में अधिक सामान्य है? समशीतोष्ण क्षेत्र में अधिक सामान्य है वर्षा का कौन सा प्रकार? तो वो चक्रवाती है। इसको भी हम कल पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किस आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है, बताइए। आर्द्रता के 3 प्रकार मैंने आपको बताया, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सी आर्द्रता है जिसको ग्राम प्रति घन मीटर में नापा जाएगा? तो वो आर्द्रता हो जाएगी निरपेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विशिष्ट आर्द्रता किसे कहेंगे? 1 किलो वायु में उपस्थित कुल जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। स्नो ईटर किसे कहते हैं? कौन सी पवन है जो स्नो ईटर कहलाती है? तो बताइए, मैंने भी समझाया था। स्नो ईटर कौन सी पवन है? तो स्नो ईटर है चिनूक, ऑप्शन नंबर बी। स्नो ईटर के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनूक स्नो ईटर के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा भाग उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक, ये तो हम कल पढ़ने वाले हैं। अंतिम चलो सेकंड लास्ट प्रश्न है, मिस्त्राल पवन कहाँ बहती है? मिस्त्राल पवन कहाँ बहती है, बताइए। तो मिस्त्राल पवन क्वेश्चन नंबर जो 29 है, इसका उत्तर हो जाएगा, मिस्त्राल पवन कहाँ बहेगी? ऑस्ट्रेलिया में नहीं, फ्रांस की रोन घाटी में, बिल्कुल। सहारा मरुस्थल में तो नहीं, यहाँ पे तो ये भी नहीं, यहाँ पे तो गिनी। चलिए आगे चलते हैं। और हरमट्टान, जो सहारा मरुस्थल है, मैंने बताया था, जो हरमट्टान है वो यहाँ से भूमध्य सागर पार करके इटली में लाल वर्षा करती है। और जो जो गिनी पवन है, वो सहारा मरुस्थल से बहकर इधर गिनी तट पर आती है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की रोन घाटी में बहती है मिस्त्राल पवन। चलिए लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारा आज की क्लास का, संवहनात्मक वर्षा का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो बताइए, संवहनात्मक वर्षा का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होगा? तो विषुवतीय क्षेत्र होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये कंप्लीटली जो पवन तंत्र था वो खत्म हुआ। कल हम भारतीय मानसून के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो जाते जाते आपसे अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर करें। इसी अपील के साथ बाय बाय, टेक केयर।